आचार समिति की बैठक में पहले अपशब्दों के इस्तेमाल, फिर वॉकआउट और फिर झूठे आरोपों की झड़ी लगाने वाली महुआ मोइत्रा को अब इस बात का एहसास हो गया है कि लोकसभा की उनकी सदस्यता जाने वाली है। इसलिए महुआ मोइत्रा अब ये कहने लगी हैं कि अगर उनके साथ सही व्यवहार किया गया तो वे फिर से आचार समिति के सामने पेश हो सकती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आचार समिति को अब न तो महुआ मोइत्रा की और न ही किसी दूसरे को बुलाने की आवश्यकता है। मामले के गवाहों निशिकांत दुबे और जयनंत देहाद्राई अपनी गवाही दे चुके हैं। जिस दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर महुआ ने उन्हें लॉगिन पासवर्ड सौंपे, महंगे गिफ्ट्स लिए, विदेश यात्राओं का खर्च वसूला, उसने हलफनामे के जरिए अपनी बातें रख दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के सामने गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट आ चुकी है। आचार समिति के पास वो बुलावा आ चुका है जिसके आधार पर महुआ मोइत्रा के गुनाहों की सजा उन्हें दी जा सके। सूत्रों का कहना है कि आचार समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगी है। अब इसकी बैठक अगले हफ्ते होगी और आचार समिति की रिपोर्ट पर मुहर लग जाएगी। अगले हफ्ते होने वाली बैठक आखिरी होगी। समिति न तो अब सांसद महुआ को बुलाएगी और न ही इस मामले से जुड़े किसी पक्ष को तलब करेगी। सूत्रों के मुताबिक हंगामेदार बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट पर मुहर लगाने के लिए अगले सप्ताह ही बैठक बुलाई जाएगी। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए जरूरत पड़ने पर फिर से मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा अगर समिति के सदस्य आपत्ति दर्ज कराएंगे तो इसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। समिति के एक सदस्य ने बताया कि बैठक के बाद किसी को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। आरोपों का सामना कर रही महुआ मोइत्रा ने समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उससे पहले आरोप लगाने वाले अधिवक्ता देहाद्राई और सांसद निशिकांत दुबे की भी पेशी हो चुकी है। इसके अलावा कारोबारी हीरानंदानी हलफनामे के जरिए अपना पक्ष रख चुके हैं। समिति के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित पक्षों के पक्ष सफाई के अलावा गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट भी है। भाजपा सांसद और आचार समिति के सदस्य सुनीता दुग्गल ने बताया कि चेयरमैन विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा को कहा कि आप जिस सवाल के जवाब देना चाहें दें या मना कर दें। अचानक महुआ नाराज हो गई। चेयरमैन के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा से निजी सवाल या होटल में रुकने के बारे में सवाल पूछा तो राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा सांसद दानिश अली ने आचार समिति के चेयरमैन विनोद सोनकर की छवि को ठेस पहुंचाई। टीएमसी सांसद महुआ ने अपने खिलाफ जारी जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई। उन्होंने स्त्री द्वेष से संरक्षण की जरूरत और शिष्टता के मानदंड को बरकरार रखने की भी बात कही। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी महुआ ने लोकसभा की आचार समिति पर अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। महुआ ने आचार समिति की जांच को सियासी निशाना बनाना करार दिया। भूपेश बघेल कहते हैं कि उन्हें कैंडी क्रश खेलना पसंद है, लेकिन हकीकत यह है कि वो दिखाने के लिए कैंडी क्रश खेल रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें सट्टे का काफी शौक है। कांग्रेस के एटीएम बने भूपेश बघेल ऐसे ही गांधी वाड्रा के खास नहीं बने। इसके पीछे वो खजाना है जो सट्टा, शराब घोटाला, लेवी घोटालों से आया है। लेकिन ईडी के हाथ लगे एक वॉइस कॉल से भूपेश बघेल का सारा काला खेल सामने आ गया। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और बघेल पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या भूपेश बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? ईरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के चुनाव खर्चों की फंडिंग करने के लिए अवैध सट्टेबाजी संचालकों के हवाला कारोबार और दुबई से आने वाले अवैध धन के उपयोग के संबंध में सबको चौंकाने वाले सबूतों में से एक सामने आया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि चंद्रभूषण वर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। महादेव बैटिंग के प्रोमोटर और छत्तीसगढ़ की सत्ता में रहने वाले नेताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करने की बात कबूल की है। उन्होंने 65 करोड़ रुपए की घूस की रकम को संभालने की बात कबूल की है। कई जांच और दर्ज किए गए बयानों से पता चला कि 450 करोड़ रुपए की अपराध आय भी जब्त की गई है। उन्होंने कहा, मैं भूपेश बघेल से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या ये सच है कि गिरफ्तार किए गए असीम दास को पैसे लेने और कांग्रेस पार्टी के चुनाव में मदद करने के निर्देश दिए गए थे?
ईरानी ने सवाल उठाया, क्या ये सच है कि असीम दास को विशेष रूप से भूपेश बघेल को नकदी पहुंचाने के लिए दुबई बुलाया गया था? क्या ये सच है कि बरामद किए गए 5 करोड़ 30 लाख रुपए के अलावा विभिन्न बैंक खातों की जब्ती के परिणाम स्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत 15 करोड़ 50 लाख रुपए की कुल रकम जब्त कर ली गई है? ईरानी ने आरोप लगाया कि गरीबों का पैसा लूटा गया, चुनाव फंडिंग के लिए अवैध सट्टेबाजी रैकेट के जरिए इसे भेजा गया। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल अवैध सट्टेबाजी रैकेट में शामिल थे। मामले में गिरफ्तार असीम दास ने महादेव ऐप के जरिए अवैध सट्टेबाजी रैकेट चलाने के लिए बघेल की सुरक्षा के रूप में 508 करोड़ रुपए का भुगतान करना स्वीकार किया। भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, क्या ये सच है कि शुभम सोनी के एक वॉइस मैसेज के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनावी खर्च के लिए पैसा दें? क्या ये सत्य है 2 नवंबर को होटल ट्राइटन में असीम दास से पैसा बरामद हुआ? क्या ये सत्य है अलग अलग बैंक खातों में 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे सवाल मैं आज भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। ईरानी ने कहा कि असीम दास ने अपने बयान में यह माना है कि वो दुबई से आदेशानुसार रायपुर आया और उसे आदेश मिला था कि कांग्रेस के चुनावी खर्च के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह भी माना कि महादेव ऐप के अवैध सट्टा कारोबार का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन ऐप के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि अच्छा हुआ पहले ही विश्वासघात का पता चल गया, और इसी विश्वासघात की आशंका सीताराम येचुरी जताते हैं। और नीतीश कुमार को कांग्रेस का निकम्मापन इतना अखड़ा कि उन्होंने सीधा कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। कहा कि काम धाम कुछ करने नहीं, गठबंधन का नाम रख लिया इंडी, मतलब कि विपक्षी गठबंधन में दरार ही दरार दिखने लगी। नीतीश कुमार की नाराजगी इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, और इस वजह से जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने कड़े तेवर दिखाए, सबसे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंच गए। तीनों के बीच बातचीत हुई। लालू यादव लौटे और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को विश्वास दिलाया कि विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन पर बात होगी। हाल ही में नीतीश कुमार ने पटना में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक आयोजित करने में कोई रुचि नहीं ले रही है। यही वजह है कि खड़गे द्वारा नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बातचीत को नीतीश की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। असल में विपक्षी गठबंधन की नींव जिस तेवर के साथ पड़ी, उस समय गुजरने के साथ ही गठबंधन में भी तेजी से दरार पड़ना शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना में मंच से कांग्रेस पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक आपस में मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक लालू, तेजस्वी और नीतीश के बीच मुलाकात में कांग्रेस को लेकर गंभीर चर्चाएं हुई। नीतीश कुमार की नाराजगी ने साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जल्द ही सीट बंटवारे पर बात हो जानी चाहिए, पर कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को गंभीरता दिखानी चाहिए और जल्द ही सीट बंटवारे पर फैसला होना चाहिए। नीतीश की नाराजगी के बाद लालू नीतीश की मुलाकात अहम बताई जा रही है। पिछले महीने भर से गठबंधन में कोई बैठक या सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होने के कारण नीतीश कुमार खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। मंच से खुलेआम कांग्रेस की आलोचना बड़ी बात मानी जा रही है। नीतीश के बयान से कांग्रेस आलाकमान ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया है। नीतीश की नाराजगी के बाद माना जा रहा है कि इस मामले में लालू की कांग्रेस आलाकमान से बात हो सकती है, जिसमें लालू कांग्रेस को गठबंधन के लिए आगे की बातचीत शुरू करने को लेकर बात कर सकते हैं। लालू की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नजदीकी के कारण लालू कांग्रेस आलाकमान से बात कर सकते हैं और इसी राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए अगुवाई कर सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी स्थिति के अनुसार सीट बंटवारे में भागीदारी की बात करे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि ये देर गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि लालू नीतीश की इस मुलाकात के बाद कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है। ईडी के नोटिस से भागे भागे फिर रहे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शराब घोटाला मामले में रिश्वतखोरी को लेकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चीन कनेक्शन सामने आया। काले धन को हवाला के जरिए चीन ट्रांसफर किया गया और इस खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मरलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सबको बचाव में उतार दिया। ईडी को आशंका है कि शराब घोटाला मामले में राजकुमार आनंद के जरिए चीन ट्रांसफर किया गया है।
पूरे मामले का खुलासा करते हुए ईडी ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने दिल्ली के वित्त मंत्री राजकुमार आनंद पर चीन को हवाला के जरिए पैसे भेजने और अलग अलग सामानों के आयात पर 7 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगाया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डराने और चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हाल ही में राजकुमार आनंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने कहा कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय की तरफ से दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि उक्त शिकायत के अनुसार राजकुमार आनंद ने चीन को हवाला के जरिए भुगतान किया। बयान में कहा गया कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान लिया था। समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री आनंद ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ मामला 2005 का और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। पटेल नगर से विधायक आनंद ने राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके आवास से सुबह करीब 5 बजे ईडी अधिकारियों के जाने के बाद मीडिया से कहा कि छापेमारी करीब 23 घंटे चली और यह आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का षड्यंत्र है। हमें परेशान किया जा रहा है। ईडी ने दावा किया कि उसने छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश, अपराध में इस्तेमाल हुए अलग अलग दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के अलावा राजकुमार आनंद के प्रमुख कर्मचारियों के जरिए 2023 में चीन भेजे गए बेहिसाब पैसा और हवाला पेमेंट से जुड़े सबूत जब्त किए। ये वही वक्त है जब शराब घोटाले का माल तेजी से इधर उधर खपाया जा रहा था। DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करने वाला एक जांच संगठन है, जबकि हवाला का मतलब बैंकिंग और गैर बैंकिंग माध्यम से अवैध और धोखाधड़ी के जरिए किए जाने वाला वित्तीय लेन देन होता है। दिल्ली में मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापे के दौरान आनंद के आवास पर तोड़फोड़ की और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि ईडी की छापेमारी 19 साल पुराने मामले के सिलसिले में की गई, जो कई सालों से सीमा शुल्क न्यायाधिकरण में लंबित था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 2 एजेंसियां हमारी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं। आनंद के आवास पर छापेमारी 20 घंटे तक जारी रही। आवास पर तोड़फोड़ की गई और परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया। उनके रिश्तेदारों और व्यावसायिक सहयोगियों के स्थानों पर भी छापे मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि ट्रायल जल्द खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया फिर जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ही ईडी हरकत में आ गई और अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया। लेकिन अकड़ दिखाकर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मनीष सिसोदिया के ट्रायल में बाधा डालने की कोशिश की, ताकि ट्रायल में विलंब हो और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया कि 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के पक्के सबूत हैं, लेकिन अब ईडी को आगे की पड़ताल करनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल के लिए 338 करोड़ का सबसे बड़ा सवाल तैयार कर रखा है। यही वजह है कि अब ईडी केजरीवाल को बहानेबाजी का दूसरा मौका नहीं देना चाहती। माना जा रहा है कि ईडी अब बिना किसी समन के सीधे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। इस बीच ईडी ने 2 बड़ी छापेमारी कर सबूत जुटाए हैं। पहला छापा तो उसने पंजाब के विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर मारा और दूसरा दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर। आनंद के ठिकानों से करीब 1 करोड़ रुपए कैश और कई दस्तावेज बरामद हुए। ईडी को इस छापेमारी में पता चला कि आनंद ने 2023 में बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए चाइना को पैसा ट्रांसफर किया और इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन पर कई सवाल खड़े किए। तो भाजपा की ओर से मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और कहा कि 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, उससे प्रतीत होता है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात स्थापित है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। ये पूरे घोटाले का एक छोटा हिस्सा है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से ईडी को भेजे गए जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि आपने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, किस हैसियत से बुलाया गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर जेल में बंद हैं ना, सभी के आप सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, जहां से करप्शन का जन्म होता है और फिर वह सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंचता है। गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। पात्रा ने कहा कि ये VIP सिंड्रोम है। क्या आप भगवान हैं
कि कोई एजेंसी आपको नहीं बुला सकती? पात्रा ने दिवाली का हवाला देने पर केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ट्रायल पूरा करने को कहा है, लेकिन क्या कारण है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्या मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर नहीं आए? क्या सिसोदिया अंदर ही रहें? चाहते क्या हैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो? मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है, इसलिए मुझे छूट दी जाए। आज दिवाली है तो पूछताछ न करें, उसके बाद क्रिसमस होगा, फिर न्यू ईयर होगा, फिर संक्रांति आएगी, ईडी आपसे पूछताछ न करे। आपने ये भी कहा 5 राज्यों में चुनाव है, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही न करे, क्योंकि कभी होली है तो कभी दिवाली है। ये केवल स्वीकार्यता है कि हमने चोरी की है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से दूसरे नेताओं पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा, ये वही केजरीवाल हैं जो बगल में फाइल दबाकर रोज कहते थे कि आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज सोनिया गांधी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज लालू यादव पर खुलासा करूंगा। आप कुछ कागजों पर सवाल लिखकर लाते थे और जब तब जवाब मांगते थे, लेकिन आज जांच एजेंसी जब आपसे सवाल करना चाहती है तो आप भाग गए। दिल्ली के लोगों की सांसों को पंजाब घोंट रहा है। कई आंकड़ों ने यह सही साबित किया है, लेकिन अब जो एक वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला है। भगवंत मान अपने अफसरों को गांवों में भेजते हैं कि वे किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए समझाएं, लेकिन पंजाब के किसान भगवंत मान की कितनी सुनते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मान से नाराज किसान उन्हीं के अफसरों से जबरन पराली जलवा रहे हैं। और दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने हाथ ये कहकर खड़े कर दिए कि वायु प्रदूषण को उनकी सरकार कम नहीं कर सकती। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार कम नहीं कर सकती और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को पूरी आजादी है, वे चाहे जितनी पराली जलाएं। जब इस पराली जलाने की घटना का वीडियो सामने आया तो भगवंत मान ने रस्मी तौर पर गुस्सा दिखाया। मान ने इस पूरे मामले का एक वीडियो शेयर किया और कहा, प्यारे पंजाबियों, ये किस राह पर चल पड़े? सरकारी कर्मचारी पराली न जलाने का संदेश लेकर गया पर उसी से आग लगवा दी। हवा को गुरु साहिब ने गुरु का दर्जा दिया। हम इस दर्जे को बर्बाद करने के लिए अपने हाथों में तीलियां लेकर अपने बच्चों के हिस्से की ऑक्सीजन को खत्म करने में लगे हैं। पर्चा दर्ज होने लगा है। इसके बाद डीसी शौकत अहमद परे और एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। किसानों की पहचान के लिए पुलिस को आदेश जारी कर दिए। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के नेता राम सिंह समेत 12 से अधिक किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से अपने एक अधिकारी की अगुवाई में एक टीम को गांव बुर्ज महमा में जाकर किसानों को पराली न जलाने का संदेश देने और उनको जागरूक करने के लिए भेजा गया था। जैसे ही उक्त अधिकारी गांव बुर्ज महमा में पहुंचे तो वहां पर एकत्र भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के नेता राम सिंह और अन्य किसानों ने एक अधिकारी को घेर कर उससे जबरदस्ती पराली को आग लगवाई। वायरल वीडियो में उक्त अधिकारी स्पष्ट बोल रहा है कि आप ऐसा मत करो, लेकिन किसानों ने उनकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती माचिस हाथ में पकड़वा कर पराली को आग लगवा दी। एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना का कहना था कि पुलिस ने उक्त वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है किसानों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि ये किसान भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से संबंधित है। पुलिस ने यूनियन के नेता राम सिंह समेत अन्य किसानों पर केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि उक्त किसानों के हथियारों का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को लिखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने कहा कि अधिकारी से जबरदस्ती पराली को आग लगवाने वाली वीडियो में दिखाई दे रहे सभी किसानों की पहचान कर पता लगाया जाएगा कि किस किस के पास हथियारों का लाइसेंस है। जिन किसानों के पास हथियारों का लाइसेंस होगा उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स से धन लेने वालों की लिस्ट में सामने आया। वैसे ही रायपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मच गई। कांग्रेस का वही रटा रटाया बयान सामने आया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ईडी को हथियार बना रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस डिलीवरी मैन को रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाने थे वो करीब 6 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रोमोटर्स द्वारा अब तक 508 करोड़ रुपए के भुगतान किए जाने के आरोप ऐसे ही नहीं लगाए। ईडी ने छत्तीसगढ़ में पैसे का लेन देन करने वाले असीम दास के पास 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है।
ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। ईडी ने कहा कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर दास को कथित तौर पर दुबई से भेज दिया था। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चे के लिए एक नेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा कि असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जांच के दौरान असीम दास के फोन से खुलासा हुआ कि वह महादेव ऐप मामले में मोस्ट वांटेड शुभम सोनी के संपर्क में था। असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कही गई। पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के दुबई जाने का खर्च महादेव ऐप का हवाला कारोबार संभालने वाली कंपनी रैपिड ट्रेवल्स ने उठाया था। दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा, बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई है, जिसमें सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था, ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़ी जांच में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, जांच के दौरान हमें और भी नई बातें पता चली। उन्होंने कहा कि भीम सिंह यादव और असीम दास के बारे में जांच से पता चला ये कहीं न कहीं महादेव ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी के वकील ने कहा कि भीम सिंह यादव 3 बार दुबई गया और महादेव ऐप का जो मुख्य कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करके जो पैसा है उसे राजनेताओं के साथ और भी कई जगह पर ट्रांसफर करने की भूमिका थी। अभी जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि महादेव ऐप से जो पैसा आया उसमें जांच चल रही है। उन्होंने बताया महादेव ऐप से जो पैसा आया वो राजनीतिक पार्टियों और राजनीति के लोगों में ट्रांसफर किया गया। कांग्रेस के साथ लड़ते झगड़ते अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में डट गए, लेकिन चुनाव हो इसके पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव के साथ बड़ा खेल कर दिया। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव के पास कोई मौका ही नहीं रहा कि वे किसी दूसरे उम्मीदवार को वहां उतार सके। असल में मामला भिंड का है, जहां समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक जनाधार भी है, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के बागी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐन वक्त पर गच्चा देकर फिर से वो बीजेपी में वापस चला गया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले रवि सेन बीजेपी में ही थे। टिकट की चाहत में कुछ दिन पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भिंड में समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक वजूद है। बीजेपी भी अपने बागियों को मनाने में जुटी है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन रवि सेन दोपहर में लापता हो गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने खोजबीन शुरू की। रवि सेन का फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद उनके परिवार के लोग और समर्थक सिटी कोतवाली थाना पहुंच गए। उन्हें यह लग रहा था कि उनका अपहरण हो गया है। इसके बाद शहर के ही एक घर में उनके होने की जानकारी मिली। सेन को फिर पुलिस थाने में ले जाया गया। यहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। मीडिया ने थाने से बाहर निकलने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मूल पार्टी में लौट आया हूं। साथ ही उनसे सवाल किया गया कि आप कहां चले गए थे, तो कहा कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। समाजवादी पार्टी से सिंबल मिलने के बाद रवि सेन जैन प्रचार में जुट गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनावी दफ्तर भी खोल लिया था। उनके वापस लौटने के बाद समाजवादी पार्टी का वहां कोई उम्मीदवार नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की राहें वहां पर आसान हो गई हैं। भिंड विधानसभा में जैन समाज की आबादी अच्छी खासी है और ये बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं। इसके साथ ही जैन के साथ यादव समाज भी जाता है। इससे बीजेपी को नुकसान होता है। रवि सेन के मैदान में होने से भिंड में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। बीजेपी में लौटने की बात सुनने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज यादव समेत अन्य कार्यकर्ता भड़क गए। रवि सेन जैन को जमकर खरी खोटी सुनाई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश में कदम रखने से पहले ही रवि सेन जैन भाग खड़े हुए और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। इस तरह रवि सेन जैन ने समाजवादी पार्टी को मतदान से पहले ही हरवाने का काम कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।